हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को इन वन शॉट समझेंगे। तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? तो ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर कंट्री, यानी अपने देश के लिए प्यार या गर्व की भावना जगना। वहीं यूरोप क्या है? ये एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंडर में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। अब चैप्टर का शुरुआत में आपको पता होगा कि ये एक पेंटिंग दिया हुआ है। इस पेंटिंग को 1848 में फ्रेडरिक सोरू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था। इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। इतना ही बस इस पेंटिंग के बारे में याद रख लेना। और एक चीज़ याद रखना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और लिबर्टी को, वहीं दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। ये दो चीज़ें याद कर लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। एक यहाँ से फिर आपका इंपॉर्टेंट है नेशन स्टेट क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल विथ सेम कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री, मतलब लोगों का एक समूह जिसका एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, दैट इज नेशन स्टेट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो एक आज़ाद कंट्री हो, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री हो। ठीक है, अगली टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि 1789 से पहले क्या क्या हुआ था। तो आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में फ्रांस में हुई थी। याद रख लेना, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता भी है। और 1789 से पहले जो किंग था वो रूल कर रहा था। इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस में बहुत सारे चेंजेज आए। अब कौन कौन से चेंजेज आए, तो ये सब सारे चेंजेज याद रख लेना है आपको। ये एग्जामिनेशन में आएगा, क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में कौन कौन से चेंजेज आए। तो जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन एम्फेसाइज्ड, मतलब फ्रांस की धरती पिता के समान है, हम सब यहाँ के नागरिक है, इस पर जोर दिया गया। नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, नए नए हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ्स टेकन लिया गया, शहीदों को याद किया गया। ये सब सारा याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दिया गया। बस इतने पॉइंट याद कर लो, काफ़ी है। ऐसा नहीं कि बोल दे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कौन कौन से चेंजेज आए, तो सारे पॉइंट लिखने हैं। कोई भी 3-4 पॉइंट लिख लेना और उसको अपने तरीके से डील कर लेना। अगर ज़्यादा मार्क्स में आया तो कम मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया, तो पॉइंट लिख के आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जैकोबिन क्लब से पूछता है कि जैकोबिन क्लब्स क्या था। तो ये एक पॉलिटिकल क्लब था जहाँ पे गवर्नमेंट की नीतियों का डिस्कशन क्या करते थे। जैसे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाई तो उसके बारे में डिस्कशन होता था। इसमें स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे, मतलब पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है नेपोलियन जब फ्रांस में आए, कब आए थे? तो 1799 में नेपोलियन फ्रांस में आए थे। कब से कब तक रूल किए थे? तो 1799 से 1815 तक रूल किए। ठीक है, इसको याद रख लेना। नेपोलियन की तरफ से एक सिविल कोड लाया गया था 1804 में, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इस कोड का क्या क्या प्रोविजंस था? तो इसका प्रोविजंस क्या था कि कानून के नज़र में सभी कोई बराबर होंगे, सबको संपत्ति का अधिकार मिलेगा, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड होगा। ये सब कुछ प्रोविजंस थे नेपोलियनिक कोड के, तो ये आपको याद रखने हैं। नेपोलियन जो थे उनके क्या क्या ड्रॉबैक थे? तो उनके ड्रॉबैक थे जैसे कि उन्होंने टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया, मतलब आप उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते अखबारों में या तो टेलीविज़न में, उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेपोलियन लोग ना लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने लगे ताकि वो पूरे देश पे, मतलब पूरे, हाँ समझ लो, पूरे देश पे वो कब्जा करना चाहते थे शायद, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आता है कि किस रीजन में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था। जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडरलैंड, बोमिया, इन सब में जर्मन लैंग्वेज बोला जाता था। लोम्बार्डी, वेनेटिया में इटालियन लैंग्वेज बोला जाता था। हंगरी में मगायर और डायलेक्ट्स लैंग्वेज बोला जाता था। गैलिसिया में पॉलिश लैंग्वेज बोला जाता था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आएगा। एंड ये आपको पता होगा कि पहले क्या था कि सोसाइटी 3 भाग में डिवाइडेड था, एरिस्टोक्रेसी,
पीजेंट्स और मिडिल क्लास। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए कि एरिस्टोक्रेसी कौन थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, इनकी पॉपुलेशन कम थी। वहीं पीजेंट्स कौन थे, तो गरीब लोग हुआ करते थे, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। और मिडिल क्लास लोग में जैसे डॉक्टर क्लास, टीचर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, ये सब सारा शामिल थे। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी 1750 में। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म का ये जो वर्ड है ना, लिबरलिज्म, ये वर्ड लिया गया है लीवर से, जिसका मतलब होता है फ्री। अब लिबरलिज्म का जो डेफिनेशन है अलग अलग कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। जैसे अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि लिबरलिज्म मिडिल क्लास लोगों के लिए के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब है, मिडिल क्लास लोगों के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब है, तो मिडिल क्लास लोगों के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए एंड कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए। ये मिडिल क्लास लोगों के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब हुआ। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब है, तो पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट विथ पीपुल एग्रीमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी, यानी जनता के अनुसार शासन चलेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अनुसार लिबरल का क्या मतलब है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अनुसार लिबरल का मतलब है कि ऑटोक्रेसी का ख़त्म होना चाहिए, यानी कि राजा का शासन नहीं चलना चाहिए। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब कि जन्म के आधार पर या ख़ानदान के आधार पर लोगों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये लिबरलिज्म का मतलब याद रख लेना, अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको ये याद रखना है इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब है मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। जब एक दूसरे से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाए तो कोई टैक्स देना ना पड़े, किसी तरह का कोई छानबीन नहीं हो, चेकिंग नहीं हो, बस यही होता है इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड एक ड्रॉबैक था लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का एक ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक था सिर्फ सफरेज। सफरेज कहने का मतलब है, सफरेज कहने का मतलब है, कभी कोई एग्जामिनेशन में पूछ देता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। वोटिंग करने के मामले में लिबरलिज्म जो थी उसकी एक ड्रॉबैक थी, क्योंकि वोटिंग केवल वही लोग कर सकते थे जो टैक्स पे करते थे, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी, जो पुरुष हुआ करते थे और जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो लिबरलिज्म का बस एक ही ड्रॉबैक था। चलो आगे, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, आगे मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपको एक ये वाला लाइन याद रखना है कि जब नेपोलियन फ्रांस आए थे ना, तो उन्होंने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन क्रिएट किया था। इसको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस टोटल 39 स्टेट्स का ये जो कॉन्फेडरेशन, मतलब एक ग्रुप जो बनाया हुआ था, इसकी करेंसी, वेट्स, मेजर हर स्टेट्स में अलग अलग था। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई व्यापारी 1833 में अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता अपने सामानों को बेचने के लिए, तो उसको 11 बैरियर पार करने पड़ते थे और हर बैरियर पार करने के लिए उसको 5% टैक्स देना पड़ता था। ठीक, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि अब क्या होता है, जॉल्वरीन का फॉर्मेशन होता है। 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जॉल्वरीन। एग्जामिनेशन में ये भी आता है कभी कभी कि जॉल्वरीन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1834 में, या जो कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ उसका नाम क्या था, तो जॉल्वरीन। ठीक है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जॉल्वरीन को क्रिएट कौन किया था, तो क्रिएट किया था प्रूशिया में। बाद में हालांकि बहुत सारे और जर्मन स्टेट्स में फर्दर इसको फिर ज्वाइन भी किया। इस जॉल्वरीन का क्या रिजल्ट निकला, तो जो ट्रेड बैरियर के बारे में ऊपर में हमने बताया उसको ख़त्म कर दिया गया। जो करेंसी के बारे में हमने बताया था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग करेंसी चलती थी, मतलब 30 करेंसी चलती थी टोटल, तो 30 से केवल 2 कर दिया गया। एंड रेल भी बिछाए गए। तो ये कुछ रिजल्ट थे जॉल्वरीन के। चलो नेक्स्ट अब आगे आते हैं, जो कि है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब हम यहाँ पे 1815 के बाद क्या हुआ इसके बारे में समझेंगे। देखो 4 यूरोपियन पावर्स आए, कहाँ है, देखो फ्रांस में, जिस जगह पे नेपोलियन रूल कर रहे थे। 1799 से 1815 तक रूल किए थे, ये अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो 1815 में कंजर्वेटिव्स लोग आ जाते हैं, मतलब ये 4 यूरोपियन पावर्स आते हैं, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन पर हमला बोल दिया। इससे जो ये चारों लोग थे ये जीत जाते हैं, नेपोलियन हार जाता है। अब नेपोलियन जब हार जाता है, ये लोग जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रीटी ऑफ वियना तैयार करते हैं कि आगे फ्रांस
के साथ क्या किया जाए, उस पर कैसे उस पर रूल किया जाए। तो इसकी जो होस्ट थी वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था। याद रखना, ट्रीटी ऑफ वियना के जो होस्ट थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक थे। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। कंजर्वेटिव्स लोग कौन थे? तो ये एक पुराने ख्यालात वाले लोग थे। जैसे ये लोग का कहना था कि राजा का शासन बना हुआ रहेगा, चर्च जो टैक्स लेती थी वो लेती रहेगी, लोगों में मतलब किसानों में और एरिस्टोक्रेसी में यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच भेदभाव है वो बना हुआ रहेगा। तो ये पुराने ख्यालात वाले लोग थे। एग्जामिनेशंस में फिर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन जब फ्रांस आए थे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करी थी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि कंजर्वेटिव्स लोग जब नेपोलियन को हरा दिए तो उन लोगों ने यानी कंजर्वेटिव्स लोगों ने कुछ चेंजेज नहीं किए। नेपोलियन ने जो बदलाव लाए थे उनमें कोई चेंज नहीं किया। किन किन चीज़ों में चेंजेज नहीं किया? तो ये सब सारी चीज़ों में चेंजेज नहीं किए। जैसे कि एक मॉडर्न आर्मी बनी रहेगी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बना हुआ रहेगा, डायनामिक इकोनॉमी रहेगा, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम ये भी बना हुआ रहेगा, और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो इसके पहले मैंने बताया उसको छुआ तक नहीं। तो ये सब याद रख लेना, ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, कई सालों में आया हुआ है। अब ये तो मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था जिसके होस्ट थे ड्यूक मैटरनिक 1815 में। अब 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना तैयार किया गया इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या चेंजेज आए ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, तो इसको समझ लो। ये पहला चेंजेज है कि जो बॉर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटा दिया गया ना, उसको दोबारा से पावर में ले आया गया। फ्रांस जो नेपोलियन जो फ्रांस पर कब्जा करके रखा हुआ था जिन टेरिटरीज आसपास के क्षेत्र पे, तो वो भी ख़त्म हो गया। और फ्रांस के बाउंड्रीज पे छोटे छोटे जो राज्य थे वो भी सेटअप कर दिए गए। बस इसको याद रखना, बाकी इतना याद रखने का और आपको ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ में किसको पार्ट मिला, ये साउथ में किसको पार्ट मिला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर पूछ दे कंजर्वेटिव्स लोग के बारे में कुछ लिखो, एक्सप्लेन करो, तो ये सब लिख सकते थे आपके उनको टॉलरेट पसंद नहीं था, मतलब क्रिटिसिज्म और डिसेंट पसंद नहीं था कि उनकी कोई आलोचना करे या कोई विरोध करे। ठीक है, आप कंजर्वेटिव्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, इन सब में सेंसरशिप लागू कर दिया था। इनमें आप कंजर्वेटिव्स लोगों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। ये सब सारा याद रख लेना है। बाकी और भी आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट है आपका ये कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में हमें याद रखनी है, जिसमें से पहले रिवॉल्यूशनरीज़ हैं गिउसेप्पे मैज़नी। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज़ थे। इनका जन्म जेनोवा में 1807 में हुआ था। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई कार्बोनारी का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। जब ये 24 साल की उम्र में थे तो इनको अपने देश से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 1831 में इन्होंने लिगुरिया में ना एक रिवॉल्यूशन कर दिया था। इसके वजह से इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। पहला था यंग इटली इन मार्शलिज और दूसरा है यंग यूरोप इन बर्ड। तो बस गिउसेप्पे मैज़नी को लेके इतने सारी चीज़ अगर याद कर लेते हो तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आप बना के आ जाओगे। ठीक है, चलो आगे। एक यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिउसेप्पे मैज़नी की तरफ से ये वर्ड बोला गया था। गिउसेप्पे मैज़नी को लेकर जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने एक वर्ड बोला था कि गिउसेप्पे मैज़नी को लेकर बोला था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन यहाँ 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि ड्यूक मैटरनिक ने किनको लेके ये वर्ड कहा था और ये वर्ड किन्होंने कहा था। तो ड्यूक मैटरनिक ने कहा था गिउसेप्पे मैज़नी के लिए, तो ये याद रख लेना। ठीक है, बाकी जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में हुआ था, इसमें क्या रिजल्ट आया ये 2 याद कर लेना, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि ड्यूक मैटरनिक ने ये बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसको बस ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि ये सेंटेंस किसने कहा था, तो ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है, ये आपको पता ही होगा बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम कौन है? ब्रसल्स। मतलब बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स है। बस इसको याद कर लेना, इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होगा आएगा। ग्रीक रिवॉल्यूशन 1830 में क्या क्या हुआ था, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसको भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर इंपॉर्टेंट रहता तो मैं खुद इसको एक्सप्लेन करता। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका बनता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कब साइन हुआ था? तो ये हुआ था 1832 में। इसमें क्या हुआ था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में। ठीक है, अगला है रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड रेशनल फीलिंग, जिसमें तो हमें सबसे पहले ये समझना है रोमांटिसिज्म क्या होता है। तो ये एक कल्चरल मूवमेंट था। ठीक है, मतलब
अपने देश के प्रति प्यार को जगाने के लिए एक मूवमेंट चलाया जा रहा था, दैट इज़ रोमांटिसिज्म। अब इसको लेके आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। वो क्या करते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लाने के लिए लोगों को फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोइट्री और फोल्क डांस करके दिखाते रहते थे और गाना वगैरह सुनाते रहते थे। ठीक है। इसके बाद ये कैरोल कुरपिंस्की कौन थे याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको यहाँ पे खुद बता दूंगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेसिया व्यूवर्स को लेके भी कुछ ऐसा खास एग्जामिनेशन में आता नहीं है। फिर इधर भी उतना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 18 मई 1848 को क्या हुआ था। तो 18 मई 1848 को करीब 831 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं लिबरल्स लोगों के द्वारा, और वो एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं संत पॉल चर्च में, मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। तो ये वाला बस आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको फिर आगे याद रखना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन यहाँ पे देखो, जर्मनी का यूनिफिकेशन यहाँ से है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। जर्मनी की यूनिफाई करने के लिए, किस मूवमेंट को, तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए ऑटो वन बिस्मार्क लीड किए थे। अब इस यूनिफिकेशन के दौरान क्या हुआ, 3 वॉर्स लड़े गए 7 सालों के दौरान, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस जो है वो इंडेड इन फ्रांस प्रूशियन विक्ट्री। और इससे क्या होता है कि प्रूशियन विक्ट्री जो होती है वो जीत जाती है, मतलब प्रूशियन लोग जो थे वो जीत जाते हैं। इसके बाद 1871 में प्रूसिया का जो राजा है वो केजर विलियम वन को बनाया जाता है और उसको जर्मन इम्पेरर घोषित कर दिया जाता है। इसकी सेरेमनी आयोजित की गई थी वर्सेलिस में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रख लेना। एंड इस प्रकार से जर्मनी को इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल जर्मनी का यूनिफिकेशन था। इटली का भी यूनिफिकेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ये सब याद रखने हैं कि 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स में किसे कैसे डिवाइडेड था इसको याद कर लेना। यहाँ पे एक दिया गया है कि एक ही स्टेट था सार्डिनिया पाइडमोंट जहाँ पे इटालियन रूल करते थे, बाकी स्टेट में कोई और ही रूल कर रहा था, ठीक है। साथ ही कोई भी इटालियन लैंग्वेज भी नहीं था, डिफरेंट लैंग्वेज वेयर यूज, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज भी बोला जा रहा था। भाई इटली को हो तो इटालियन लैंग्वेज बोलो, बट इटालियन लैंग्वेज नहीं चल रहा था। फिर 1830 में गिउसेप्पे मैज़िनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली, जो इसके बारे में भी पीछे हमने बोल दिया है आपको। ये इटली को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने यंग इटली एक सोसाइटी बनाई हुई थी, बट वो फेल्ड हो गए थे, ठीक है। फिर 1848 में जब गिउसेप्पे मैज़िनी जब फेल जाते हैं तो उसके बाद फिर 1848 में इटली को यूनिफाई करने का जो जिम्मा है वो सार्डिनिया पाइडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल II उठाते हैं। और चीफ मिनिस्टर कैवुर ने फिर इटली को यूनिफाई करने के लिए इस मूवमेंट को लीड किया। कैवुर को कौन थे, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। देन फिर सार्डिनिया पाइडमोंट जो है वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा देती है और इस प्रकार से फिर इटली जो होता है यूनिफाई हो जाता है। तो ओवरऑल आपको ये अच्छा वो तो होता ही है, साथ ही साथ जो गिउसेप्पे गैरीबाल्दी थे इनके लीडरशिप में स्पेनिश रूलर को हरा दिया जाता है 1860 में लोकल पीजेंट्स की सहायता से। और 1861 में फिर विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो जनरली एग्जामिनेशन में नहीं आता है, फिर भी अगर आपको लिखना होगा तो आप ये सब सारा पॉइंट लिख सकते हो। ये नहीं आता इस वजह से मैं ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आपको अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, बाकी अगर चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे कुछ और जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपका क्वेश्चन बनता है पर्सनिफिकेशन क्या होता है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, तो पर्सनिफिकेशन एक ह्यूमन फिगर होता है जो कि हम नेशन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, मतलब देश को एक इंसान का रूप दिखाना, दैट इज़ पर्सनिफिकेशन। एलोगोरी क्या है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती है। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है फ्रांस का फीमेल एलोगोरी क्या है, तो मारियान है। वहीं जर्मनी का फीमेल एलोगोरी जर्मेनिया है। अच्छा, ये क्या शो करता है, तो लिबर्टी, जस्टिस और रिप्रेजेंट शो करता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब जैसे आपको याद रखना है, लिबर्टी ये एट्रीब्यूट्स है रेड कैप ब्रोकन चेन का, जस्टिस का एट्रीब्यूट्स है ब्लाइंड ओमन विथ वेइंग स्केल, ये आपको याद रखना है।
एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि बाल्कन ये जो एक एरिया था उसमें तनाव का एक बहुत बड़ा कारण क्यों था। तो इसको लेके मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है बता देता हूँ। जैसे बाल्कन में ना बहुत सारे सोसाइटी के लोग रहते थे। आप कौन कौन से सोसाइटी के लोग रहते थे यहाँ पे आप देख लो, ये सब सारा है, इस सोसाइटी का नाम याद भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद है कि ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था बाल्कन के एक बहुत बड़े पार्ट में। तो जैसे जैसे एक एक करके क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर का जो एक कंट्रोल करके रखा हुआ था ना, वो कंट्रोल धीरे धीरे उनसे छीनने लगा। क्यों? क्योंकि सब में रोमांटिक नेशनलिज्म की भावना थी, वो बाल्कन रीजन में फैलने लग गई थी। और जो बाल्कन के लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहने लगे, आज़ादी चाहने लगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना कि जो बाल्कन्स के लोग हुआ करते थे ना, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण याद कर लेना। ये किसका कारण मैंने आपको बताया कि बाल्कन में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण क्यों था, उसको लेके मैंने ये सब सारा आपको पॉइंट बताया है। एंड लास्ट है इम्पीरियलिज्म क्या होता है। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है अपने अपने क्षेत्र को एक्सटेंड करना, यानी बढ़ाना, मिलिट्री या फिर मतलब मिलिट्री का सहायता लेके, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो बस इतनी सारी चीज़ें थी जो कि आपको इस चैप्टर से समझनी थी। ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना था। चलिए अब आगे हम सेकेंड चैप्टर को समझते हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। 1947 से पहले ब्रिटिश लोग हमारे देश में शासन चला रहे थे। तो इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि 1947 से पहले हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, कौन कौन से ऐसे आंदोलन चलाए गए जिससे कि हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद रखना, जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला था। ये डेट कंपलसरी नहीं है, चाहो तो याद कर सकते हो, बट कब से कब तक चला था ये कंपलसरी है, इसको याद रखना, 14 से 18 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किनके बीच में लड़ा गया? तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जीत होती है अलाइड पावर्स की। अलाइड पावर की तरफ से ये लोग लड़ रहे थे, सेंट्रल पावर की तरफ से ये लोग लड़ रहे थे, इसको याद रख लेना। अच्छा, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब कोई किसी क्षेत्र पर, राज्य पर या देश पर ज़बरदस्ती अधिकार जमाया हुआ है, उसको कहते हैं हम कॉलोनियल। और उसके खिलाफ जब हम कोई आंदोलन चलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे कोई किसी क्षेत्र पर अधिकार जमाया हुआ, उस पर रूल कर रहा है ज़बरदस्ती का, तो उसके खिलाफ, जो रूल कर रहा है उसके खिलाफ जो हम आंदोलन चलाएंगे ना, उसको हम कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो इसको याद रखना कि टैक्स को बढ़ा दिया गया, कस्टम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, शुरू किया गया। ऑलमोस्ट 1930 से 18 तक के बीच में सभी चीज़ों को डबल कर दिया गया था। ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। अच्छा, क्रॉप्स भी उसी समय फेल्योर हो गया था, जिसकी वजह से फूड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अब इसका एक आंकड़ा भी दिया हुआ है, आंकड़ा जरूरी नहीं है, मेनली ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दिया गया है आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेके। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तो वहाँ से वो इंडिया आते थे, आते आते हैं जनवरी 1915 में, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह का मीनिंग पूछा जा सकता है। सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? तो सत्याग्रह का मीनिंग होता है कि अगर आपका कारण सच्चा है, अगर आप नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो लड़ेगा उससे लड़ने के लिए फिजिकल फाइट की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपके खिलाफ लड़ रहा होगा ना, उससे लड़ने के लिए कोई फिजिकल फाइट की ज़रूरत नहीं है। जो सत्याग्रही होते हैं वो नॉन वायलेंस से लड़ाई करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं कहेंगे, और हिंसा से वो लड़ाई करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, दैट इज सत्याग्रह। यही होता है सत्याग्रह का मीनिंग। अब यहाँ पे कुछ कुछ मूवमेंट है, ये कब चलाया जा रहा था ये आपको याद रखना है। जैसे किसान मूवमेंट जो है चंपारण में 1916 में चला था। खेदास पीजेंट मूवमेंट गुजरात में 1917 में चलाया गया था। मिल वर्कर्स अहमदाबाद में 1918 में चलाया गया था। और ये आंदोलन कौन चला रहे थे? सब ये आंदोलन महात्मा गांधी की तरफ से चलाया जा रहा था। अगला है रॉल्ट एक्ट। ये कब आया था? रॉल्ट एक्ट आया था 1919 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको पास कौन किया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये पास किया था,
ठीक है। इससे क्या होता है, इस रॉल्ट एक्ट से क्या होता, तो इस रॉल्ट एक्ट से क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता था। ठीक है, कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी तो उसको वो दबा सकते थे और बिना किसी कारण का उनको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जा सकता था। तो ये था रॉल्ट एक्ट। ठीक है। इसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बस एक चीज़ इसको याद रख लेना कि गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट, रॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। और नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किए थे 6 अप्रैल 1919 में। बस ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर चाहो तो आप ये याद कर सकते हो, पर उतना कंपलसरी नहीं है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि गांधी जी ने जब रॉल्ट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ तो क्या क्या हुआ था, तो ये सब सारा लिख सकते हो आप कि रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, शॉप्स को क्लोज कर दिया गया। इस तरह से आप ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। अगला आता है जालियांवाला बाग मैस्करी। तो आपको पता होगा 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस ने एक पब्लिक पे जो है भीड़ चला दिया था, जिसके वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए थे। और गुस्सा में आने की वजह से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे वो तोड़ फाड़ कर रहे थे। अब जब तोड़ फाड़ करने लगे तो मार्शियल लॉ हर जगह इम्पोज कर दिया गया और इसकी कमांड जो है वो जनरल डायर को दे दिया गया था। मार्शियल लॉ क्या था? मार्शियल लॉ था कि आर्मी कंट्रोल पावर इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो पावर पुलिस के पास था तो वो पुलिस के पावर अब ना रख के आर्मी के पास पावर चला जाता था। दैट इज़ मार्शियल लॉ। तो अब क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी जो भीड़ है वो जालियांवाला बाग में इकट्ठा होती है और सब उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शियल लॉ ऑलरेडी इम्पोज किया गया है। वो लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए आए हुए थे। ठीक है। अब क्या होता है कि जो जनरल डायर है वो आता है अपने सोल्जर्स के साथ, जितने भी बाहर जाने के रास्ते थे जालियांवाला ग्राउंड पे वो बंद कर देते हैं और फिर भीड़ में वो ऑर्डर दे देते हैं कि गोली चला दो। और बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली जाती है, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोग उसमें फिर मर जाते हैं। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, तो इस घटना के बाद लोगों ने स्ट्राइक किया, पुलिस के खिलाफ फाइटिंग करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में अटैक किया। ये सब आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो बना के भी। ठीक है ना। ये फिर यहाँ पे दिया गया कि जब हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो गांधी जी जो ये रॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे थे ना, इसको ये वापस ले लेते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या एक्शन लिया था, तो ये सब आप लिख सकते थे, बट ये मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है। तो गांधी जी क्यों ये रॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि गांधी जी वायोलेंस नहीं चाहते थे, वो तो हिंसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही था कि अहिंसा से मूवमेंट चलाना। ठीक है। चलो अगला है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट पता होगा कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, दोनों से मिल के ही जो इन्होंने जो है चलाई थी। खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म हुई थी बॉम्बे में मार्च 1990 में। ये खलीफा के सपोर्ट में ये खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, खलीफा मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, ये लोग लीड कर रहे थे। ओके। फिर एक ये याद रखना कि कलकत्ता सेंसस में कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था जो कि हुआ था सितंबर 1920 में, तो गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नन कॉपरेशन मूवमेंट। वो गांधी जी अदर लीडर्स को ये कन्विंस कर रहे थे कि वो एक नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज और खिलाफत दोनों के सपोर्ट में। ठीक है। तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से ये वाला था, खिलाफत कमेटी कब फॉर्म हुई थी। अच्छा, ये नन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों चलाना चाह रहे थे, तो महात्मा गांधी रोट इन हिज फेमस बुक, महात्मा गांधी की तरफ से अपने फेमस किताब में, ये याद रखना, हिंद स्वराज कब और महात्मा गांधी किसने लिखा था, हिंद स्वराज कब और किसने लिखा था, तो 1909 में महात्मा गांधी ने उनकी एक फेमस किताब थी दैट उन्होंने इस चीज़ के ब्रिटिश रूलर के खिलाफ में लिखा हुआ था कि ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बिकॉज द पीपुल ऑफ इंडिया कोऑपरेशन विद दैम। ब्रिटिश इंडिया में तभी शासन कर रहे हैं क्योंकि लोग, इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर से कॉपरेट कर रहे हैं। अगर वो कॉपरेट ना करें ना तो फिर ब्रिटिश इंडिया में रह ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने वो हिंद स्वराज किताब में अपनी लिखी हुई थी 1909 में। ठीक है।
तो आगे है वही चीज़ यहाँ पे है कि गांधी जी ने ये सब चीज़ भी लिखा था कि अगर इंडिया स्टॉप कर दे तो ब्रिटिश रूल नहीं कर पाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या प्रोविजंस थे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाया जा रहा था उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो सरेंडिंग टाइटल्स गिवन बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट, जो भी इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल दिया हुआ था उसको सरेंड कर दो, ये सब प्रोविजंस थे। बाइकआउट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज को, ठीक है। ये सब सारा यहाँ प्रोविजंस याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम स्किप करेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये तो हमने बता ही दिया था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। ये सब टाउन्स में किस प्रकार से मूवमेंट को चलाया गया था, क्या क्या हुआ था, ये सब दिया हुआ है। ये भी उतना एग्जामिनेशन में आता नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए मे भी दे दे, बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये भी आपका आता नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका फिर परीक्षा में आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो क्यों हो जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो क्यों होती है। तो खादी क्लॉथ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था मिल क्लॉथ के प्रोड्यूस्ड के कंपैरिजन में, तो खादी क्लॉथ क्या था, खादी कपड़ा महंगी थी, जो कि पुअर पीपल्स जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ले नहीं पा रहे थे। और साथ ही साथ जो इंडियन सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, तो दोबारा से स्टूडेंट्स और टीचर को गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ा। और खादी कपड़ा गरीब लोग ले नहीं सकते थे, तो गरीबों को वही मिल से प्रोड्यूस्ड यानी ब्रिटिशर जो प्रोड्यूस करे थे वो लेना पड़ रहा था। तो इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो ज़्यादा दिन तक विरोध नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से वो स्लो हो गया। तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कंट्री साइड में कौन कौन से दो रिवैलियन चलाए गए थे, तो एक पीजेंट्स और एक दूसरा ट्रिबल लोगों की तरफ से चलाया गया था, इसको याद रखना है। आपको याद रखना है कि पीजेंट्स मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, तो बाबा रामचंद्र, जो कि ज़मींदार और तालुकदार के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चला रहे थे। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि क्यों ज़मींदार और तालुकदार के अगेंस्ट ये मूवमेंट चला रहे थे। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो, याद कर लेना इसको, क्योंकि रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, बढ़ा दी गई थी इस वजह से। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं हम। फिर यहाँ पे दिया पीजेंट लोगों की क्या क्या डिमांड थी, तो रेवेन्यू को कम करो, बेकार को ख़त्म करो, ये सब सारी कुछ यहाँ पे डिमांड थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आगे मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि ट्रिबल मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट क्यों की गई। तो ट्रिबल मूवमेंट स्टार्ट क्यों की गई, इसका पॉइंट यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको भी हम स्किप करेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है गुरेला मूवमेंट से रिलेटेड, ये कब स्टार्ट किया हुआ था, तो 1920 में। इसके लीडरशिप कौन थे, तो अल्लूरी सीतारामन राजू। और ये कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब कुछ इनके बारे में याद कर सकते हो। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखो, स्वराज प्लांटेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, स्वराज प्लांटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो अगर इसको चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको हटाते हैं। एक चौरी चौरा जो इंसिडेंट है जो कि गोरखपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, कब हुआ था ये भी याद रखना है। यहाँ पे डेट गलती है, 1922 होगा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, ये वाला गलती हो गया है। और इसमें क्या हुआ था, तो एक 1922 में गोरखपुर स्थित एक चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस जो है बाजार से गुजर रहा था, तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। तो बस यही है, चौरी चौरा इंसिडेंट में यही चीज़ हुआ था। तो जब इस तरह से बहुत ज़्यादा देखा गया कि फिर से अहिंसा हिंसा फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर अब जो महात्मा गांधी फिर से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब चला रहे थे, ये भी वापस ले लेते हैं, ठीक है। पहले जो मूवमेंट चलाए थे वो तो वापस लिए ही थे, अब फिर से ये दूसरा वाला जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये दोबारा से फरवरी 1921 में वापस ले लेते हैं। इधर ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे एक ये वाला याद रखना है, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था। स्वराज पार्टी का फॉर्म किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्यों स्वराज पार्टी फॉर्म किया गया, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते थे, राजनीति में वापस लौटने के लिए। आगे यहाँ पे दिया गया है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमन कमीशन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था 1929 में, मतलब इसका कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट याद रख लेना है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, तो एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थी वो काफ़ी
मतलब गिर गई थी। एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जो एक्सपोर्ट थी वो डिक्लाइन हो गई। गुड्स मतलब जो सम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन के रेट थे वो कम हो गए थे, तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल, जो गरीब किसान लोग थे वो सेल करने से बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन के इम्पैक्ट थे। साइमन कमीशन से रिलेटेड आपको याद रखना है, साइमन कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन पड़ा था। दिया गया वाई साइमन कमीशन फॉर्म, क्यों साइमन कमीशन फॉर्म किया गया? ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया जा सके और उसमें कुछ चेंजेस भी किया जा सके। अच्छा, साइमन कमीशन के क्या प्रॉब्लम्स थे? तो उसमें जो टोटल 7 मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इस वजह से जब भारत में ये कमीशन आई थी 1928 में, तो एक स्लोगन से उनको ग्रीट किया गया, गो बैक साइमन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आई थी? तो 1928 में, इसको याद रखना है। बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। इसमें एक पॉइंट इसको याद रखना है कि दिसंबर 1929 में एक लाहौर का कांग्रेस होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, ये डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज का, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस का। एंड वो डिक्लेयर करते हैं कि वो सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, बट होता क्या है, वो तो बोल तो देते हैं, बट उस उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। अगली है साल्ट लॉ। साल्ट लॉ, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही एक पावरफुल सिंबल के तौर पे क्यों चुना देश को यूनाइट करने के लिए? क्योंकि सॉल्ट एक इसेंशियल आइटम था, उसको अमीर गरीब दोनों ही कंज्यूम कर सकते थे। साथ ही ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी वो साल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लेती थी, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ही साल्ट को प्रोड्यूस कर सकती थी। इस वजह से गांधी जी को लगा साल्ट एक अच्छा है, मतलब अच्छा सिंबल है जिससे कि हम देश को यूनाइट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि 21 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांग रखी थी। ठीक है, अब वो जो मांग रखी हुई थी उनमें उन मांगों को ये जो वाइसराय इरविन था ना वो नेगलेक्ट कर दिया, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब क्या करते हैं, जब ध्यान नहीं दिया तो ये निकल पड़ते हैं साल्ट मार्च पे। तो होता क्या है कि गांधी जी 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ साल्ट मार्च शुरू कर देते हैं। साल्ट मार्च की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और इसकी जो लास्ट डेस्टिनेशन थी वो डांडी गुजरात तक थी। टोटल डिस्टेंस उनको कवर करना था कितना? 240 मील। याद रखना, एग्जामिनेशन में आता है। इनके जो वॉलंटियर्स थे वो करीब 24 डेज तक चलते रहे थे, 10 माइल्स पर डे चल रहे थे। एंड बीच बीच में कहीं कहीं रुकते थे, जब रुकते थे तो बीच में सभा वगैरह भी होता था, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए भी आते थे। एंड फाइनली 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे पहुँच के जो साल्ट लॉ लगाई हुई थी ब्रिटिशर्स लोग, तो उसको तोड़ते हैं और साल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर था, तो नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करना था, ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ये था कि कॉपरेट तो नहीं है करना है, साथ ही साथ कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करना है। ये दो चीज़ें थी। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, तो साल्ट लॉ को तो वो बहुत जगह पे ब्रेक हुआ ही हुआ, और फॉरेन क्लॉथ भी बाइकआउट किया गया। धरने पे बहुत सारे लोग बैठ गए थे, पीजेंट्स जो हाई रिवेन्यू ले रहे थे, तो पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, मतलब जो रिवेन्यू दे रहे थे गरीब किसान लोग, जो टैक्स दे रहे थे उसको देने से इनकार हुए लोग कर दिए, और साथ ही लोगों ने फॉरेस्ट लॉ का भी उल्लंघन किया। तो ये सब कुछ सारे पॉइंट याद रखना है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। बाकी ये एक पॉइंट याद रखना कि अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था अप्रैल 1930 में। बाकी ये भी थोड़ा याद रख लेना कि गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है, 1 साल बाद लगभग। तो ये सब था। फिर आपको गांधी इरविन पैक्ट याद रखना है, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, तो इरविन क्या चाहता था, गांधी हैड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो इरविन था, जो वाइसरॉय इरविन के बारे में ऊपर में हमने बात किया था, तो वो जो इरविन था वो चाहता था कि गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में आयोजित किया जा रहा है उसमें भाग ले। लेकिन जो गांधी जी होते हैं
वो चाहते थे कि ठीक है हम भाग लेंगे, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, ऊपर में अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमने जैसे जिक्र किया, तो उनको छोड़ दिया जाए, हमारे पॉलिटिकल लीडर को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह का एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो फिर वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा आगे मैं आपको यहाँ पे तुरंत बताऊंगा। चलो आगे यहाँ पे है ये सब, जैसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, हालांकि आएगा नहीं, इसलिए आया तो देख लेना। पूछ देगा कि जो दलित लोग थे वे लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, कि जिसके वजह से दलित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इन सब चीज़ों को हम सारा हटाते जा रहे हैं। अच्छा, बी आर अम्बेडकर ने ना एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया था 1930 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था? बी आर अम्बेडकर ने 1930 में, इसको याद रखना है। एक पूना पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट पे क्या साइन हुआ था? तो पूना पैक्ट के तहत दलितों को आरक्षित सीटें मिल गई थी, यही साइन हुआ था। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, पूना पैक्ट का इंपॉर्टेंट है, वो याद जरूर कर लेना। इसके बाद जैसे ये बोला जा सकता है कि हिंदू कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग चलाते थे। ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। बाकी ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एल्गोरिज इम्पॉर्टेंट है, जैसे जर्मनिया के लिए जर्मनी का जो एल्गोरिज था, जर्मनिया था, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। फ्रांस का मारियान है। इंडिया का जो एल्गोरिज है वो क्या है? भारत माता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि 20वीं सेंचुरी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तरफ से सबसे पहले भारत माता इमेज को बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले भारत माता इमेज को किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एंड ऑल्सो रोट वंदे मातरम, और इन्हीं के तरफ से वंदे मातरम गीत भी लिखा गया था। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि अविंद्रनाथ टैगोर फेमस इमेज भारत माता का किसने ड्रॉ किया था, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो दोनों में अंतर याद रखना, फर्स्ट इमेज पूछा जाएगा भारत माता का तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और वहीं पूछ देगा फेमस इमेज भारत माता का तो वो है अविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, दोनों में अंतर याद रखना। ठीक है, चलो ये सब आ गया। फ्लैग को लेके कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हालांकि आता नहीं है, तो इसको हम बताएंगे नहीं। एंड इतिहास की पुनर्व्याख्या यहाँ पे दिए हुए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहीं तक आपका ये चैप्टर है। इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि 1612 में आपका ब्रिटिश सबसे पहले भारत आई थी, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्लासी का जंग, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये सब बस ऐसे एज ए नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया था। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर भी ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। चलिए आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में। और ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जब गुड्स, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, इन सब का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता होगा क्या होता है, बहुत ही आसान सा टर्म है। अगला है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये एक टॉपिक है जिसमें यहाँ पे ये दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक कोई नई फेनोमेना, यानी कोई नई ये घटना नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। जो ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्राइस्ट, पिलग्रिम्स थे, ये बहुत दूर दूर जगहों तक जाते थे ताकि वो नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट उनको मिल सके। अब वो जब जाते थे तो अपने साथ गुड्स, मनी, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स और डिजीज़ भी तो जाता होगा। तो बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन का जो फेनोमेना है वो चलता हुआ आ रहा है। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है कि 2 एविडेंस बताओ ग्लोबलाइजेशन के, जिससे हमें पता चलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इसके 2 एविडेंस बताओ। तो पहला एविडेंस ये है कि 3000 साल पहले से ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोस्टल ट्रेड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ लिंक्ड है। वहीं ये दूसरा एविडेंस दिया गया है कि 1000 साल पहले जो कॉरिस था वो मालदीव में एज ए करेंसी यूज़ किया जाता था, जो कि आज चाइना और ईस्ट अफ्रीका में देखा जाता है। तो 2 एविडेंस दिया गया है ये ग्लोबलाइजेशन का, जिससे पता चलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एंशिएंट टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। चलो
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है सिल्क रूट क्या होता है। तो ये बस एक रास्ता था, इसको याद रखना, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड का, इसको ध्यान में रखना। इसमें ये भी लिखना कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस सिल्क रूट के कई सारे रूट्स भी खोजे हैं जो कि लैंड सी से होके गुजरता है, और ये जो सिल्क रूट है ये एशिया, यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका के साथ भी लिंक्ड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस रूट के थ्रू किन किन चीज़ों का ट्रेवल्ड होता था, किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था, तो चाइनीज़ पॉटरी भी इसी रूट के थ्रू जाती थी, क्लॉथ स्पीसीज जाती थी इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया और पूरे वर्ल्ड में भी। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर भी जब वापस आते थे तो वो लेकर आते थे यूरोप से, जब एशिया आते थे तो ये सब आपको डिस्क्राइब कर लेना है सिल्क रूट में। कल्चर का भी जो एक्सचेंज हुआ था वो इसी सिल्क रूट से हुआ था। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मुस्लिम थे वो इसी रूट के थ्रू एशिया आए थे, या फिर जो बुद्धिज़्म थे वो ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज होके इसी रूट से फिर पूरे हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैले। देन आगे फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है ऑरिजिन, कुछ कुछ फूड्स का ऑरिजिन। जैसे जो नूडल्स है, नूडल्स का ओरिजिन कहाँ है, किस जगह पे नूडल्स सबसे पहले पाया गया, तो लिखा गया है कि इट इज़ बिलीव नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से वेस्ट में गया था नूडल्स। याद रखना कि नूडल्स का जो जन्मदाता है वो कौन था, चाइना, जो कि स्पैगेटी फिर यहाँ पे आके वो बन जाता है। वहीं अरब ट्रेडर्स का बात करें तो जो पास्ता है वो 5th सेंचुरी में जो अरब ट्रेडर्स थे ना वो सिसिली तक लेके गए थे, जो कि इटली का वो एक इजलैंड है, मतलब इटली तक आप समझ सकते हो कि पास्ता को लेकर ले जाया गया था। किसको इन्होंने लेके गया था, अरब ट्रेडर्स ने। तो अरब ट्रेडर्स हो गए पास्ता के जन्मदाता और नूडल्स हो गया चाइना का। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि इस तरह के जो फूड्स देखे, इसी तरह के और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स थे जिसके बारे में हमें नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है। जैसे कई सालों पहले तक भी ये पता नहीं था, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, ये सब सारी जो ये सब्जियां हैं ये पाई भी जाती हैं, ये सब पता नहीं था। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स को। हाँ, फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका को डिस्कवर कौन किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। गलती से उन्होंने, एक्सीडेंटली हम लोग कह सकते हैं कि जो अमेरिका की जो थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज कर दी थी। चलो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से जो पोटैटो था एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता था लाइफ और डेथ के बीच में। उस समय प्री मॉडर्न वर्ल्ड का यहाँ पे बात किया गया है। तो जो पोटैटो थी वो यूरोप के जो गरीब लोग हुआ करते थे उनके लिव्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था उन पर। उनकी एवरेज लाइफ को जो पोटैटो थी ना वो बढ़ा देती थी। इनफैक्ट जो आयरलैंड्स के पुअरेस्ट पीजेंट्स हुआ करते थे वो पोटैटो पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे 1890 में कि जब पोटैटो पूरी तरह से इस ईयर में डिस्ट्रॉय हो गया था ना तो बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए थे। तो समझ सकते हो कि पोटैटो उस समय कितना इम्पोर्टेंट था। एंड ये हमारी लास्ट टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तो इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मेनली वही चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपको एक तो ये याद रखना है कि एल डोरेडो को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था। एंड ये याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि यूरोपियंस का मोस्ट पावरफुल वेपन क्या था। तो यूरोपियन का मोस्ट पावरफुल वेपन था स्मॉल पॉक्स, जर्म्स सच एज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो अमेरिका के लोग हुआ करते थे उनके पास इम्यूनिटी नहीं था इस बीमारी से लड़ने का, जबकि जो यूरोपियन थे उनके पास था, क्योंकि वहाँ पे पहले से स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी। तो उस समय जो स्मॉल पॉक्स था एक डेडली किलर था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्मॉल पॉक्स था वो मिलिट्री के थ्रू वो आती है अमेरिका में, और पूरे अमेरिका में फिर स्मॉल पॉक्स फैलता है, और इस प्रकार से फिर अमेरिका जो है वो हार जाता है यूरोपियन से। तो ये जो टॉपिक था यही आपका लास्ट टॉपिक था, आपको यहीं तक इस चैप्टर में पढ़ना था। इसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये सब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में। चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इस वजह से उसको हमने स्किप कर दिया। ये लास्ट चैप्टर है। तो इसमें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी ईस्ट एशिया में, यानी चाइना में सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी, फिर जापान और कोरिया में। इस समय हैंड प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हुआ था, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम शुरू किया गया। अब इसके क्या लिमिटेशंस थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के, तो इसकी जो पेपर की क्वालिटी थी वो थीन और पोरस थी, यानी कि पतली और
इंक आर पार हो जाती थी पेपर के, जिसके वजह से एकॉर्डियन बुक भी शुरू किया गया, मतलब इस तरह की किताबें शुरू की गई। आगे दिया गया कैलीग्राफी क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, सुंदर और स्टाइलिश लिखने की जो कला है इसी को हम कैलीग्राफी कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। देखो, चाइना एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उस समय। वहाँ पे जो लोग थे उनको जो नौकरियाँ मिला करती थी तो उसके लिए उनको एग्ज़ामिनेशंस फेस करने पड़ते थे, और एग्ज़ामिनेशंस में पास करने के लिए उनको किताबें पढ़नी पड़ती थी। तो किताबों को 16th सेंचुरी से क्या हुआ कि इनकी जो किताबों की उत्पादन थी वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, और इस तरह से वहाँ पे प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा लोग फेस करने लगे ना, कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे एक सवाल अराइज हुआ कि क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ही किताब पढ़ते थे? तो नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि सारे लोग पढ़ने लगे थे। जैसे जो व्यापारी थे वो ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए किताब पढ़ने लगे। किताबों में फिक्शनल स्टोरीज, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, प्लेज, प्रिंट, ये सब होने लगा। ठीक है, रिच वुमेन्स भी किताबें पढ़ने लगी और अपनी पोइट्री और प्लेज को वो पब्लिश करने लगी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, संघाई को न्यू प्रिंट कल्चर का हब बना दिया गया, मतलब केंद्र बना दिया गया संघाई को। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है जापान में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग थे ना, ये लोग चाइना गए हुए थे, तो चाइना से ही ये जब वापस जापान आए तो चाइना में तो उस समय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लागू हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से वही वाला आइडिया जो है वो ये जापान में आके शुरू किए और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी शुरू कर दी जापान में इस समय 1768 से 1770 के बीच में। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि डायमंड सूत्र पहली जापानीज बुक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डेट भले ही नहीं पूछे एग्जामिनेशन में, लेकिन ये जरूर पूछता है पहली जापानीज बुक कौन सी है, तो वो है डायमंड सूत्र। बाकी वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दिया गया है कि यूरोप में किस प्रकार से प्रिंट आया। तो 11वीं सेंचुरी में जो चाइनीज़ पेपर है वो उसी सिल्क रूट के थ्रू, जो इसके पहले अभी हम पढ़ चुके हैं, सिल्क रूट के थ्रू यही जो चाइनीज़ पेपर है ये यूरोप आता है, और इसके बाद यहाँ पर भी प्रिंटिंग की शुरुआत होती है। 1295 में मार्को पोलो जब इटली आए तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो ज्ञान था वो लेकर आए थे, क्योंकि वो भी जो ये मार्को पोलो थे ना, ये भी चाइना गए हुए थे। तो चाइना गए थे तो वहाँ तो प्रिंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो वही वाला जो आइडिया है वो लेकर आए यूरोप, और फिर यहाँ पे लोगों को वही वाला ज्ञान दिए, पर यूरोप में भी चालू हो गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम, और इस प्रकार से शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आगे यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1430 में जॉन गुटेनबर्ग द्वारा नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो था वो इन्वेंट किया गया। कहाँ पे इन्वेंट हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, जर्मनी के स्ट्रैसबर्ग में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ठीक है, नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे इन्वेंट हुई थी? जर्मनी स्ट्रैसबर्ग में। किसने की थी? जॉन गुटेनबर्ग में। तो जॉन गुटेनबर्ग कौन थे? ये एक मर्चेंट के बेटे थे। एक पॉइंट तो इसको याद रख लेना, बाकी इनके बारे में कुछ लाइनें दी गई है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। हाँ, ये फिर इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस पहली इन्वेंट की थी, ये इंपॉर्टेंट था। 1448 तक इन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट बना दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कि उनकी पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी? बाइबल। क्वेश्चन आता है, जॉन गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी? बाइबल। ये करीब 180 कॉपीज़ 3 सालों में प्रिंट कर चुके थे, और 1450 से 1515 के बीच में ऑलमोस्ट यूरोप के हर कंट्रीज़ में जो ये प्रिंटिंग थी, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, ये वो जो था वो लागू, मतलब सेटअप हो चुका था। ठीक है, अच्छा, ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस किताबें थी, इनके क्या क्या फीचर्स थे? तो जो अपीयरेंस थी, जो लेआउट थे, वेयर सिमिलर विथ मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक हुआ करती थी उसी की जैसी थी। इनकी जो इलिस्ट्रेशन थी वो पेंटेड थे। पेज, एवरी पेज हैड बॉर्डर, सभी पेजेस में बॉर्डर्स हुआ करते थे। स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज प्रोवाइडेड, और डेकोरेशन के लिए स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता था। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे मैं जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वही बताऊँगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही। जैसे ये याद रख लेना कि प्रिंटिंग प्रेस के क्या क्या एडवांटेजेस थे। तो प्रिंटिंग प्रेस का पहला एडवांटेज ये था कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। बुक्स की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई प्रिंटिंग के वजह से। टाइम और लेबर जो कि काफ़ी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स में पड़ता था तो वो भी कम हो गया।
कम समय में ज़्यादा कॉपीज़ को प्रोड्यूस किया जा सकता था, तो ये थी। अच्छा, क्या इसकी समस्या थी? ये तो एडवांटेज हो गया। क्या समस्या थी? तो बुक्स कुड रीड ओनली बाय द लिटरेट, पढ़े लिखे लोग ही ना किताब को पढ़ पाएंगे, बाकी लोग थोड़ी पढ़ पाएंगे। एंड द लिटरेसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वेयर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी, उस समय तक उनकी लिटरेसी रेट बहुत कमी थी, तो कैसे वो पढ़ते? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड फॉल्क टेल्स एंड पिक्चर्स इन द बुक्स। बुक्स में वो क्या करते थे? फॉल्क टेल्स और पिक्चर्स देना शुरू कर दिए। टेक्स्ट वाज सung बाय द लिटरेट एंड हियर्ड बाय द इलिटरेट, जो टेक्स्ट था वो जो लिटरेट लोग हुआ करते थे वो गा के सुनाते थे और इलिटरेट लोग सुनते थे। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। एक यहाँ पे याद रखना कि 1570 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, इन्होंने 95 थीव्स लिखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद मार्टिन लूथर की तरफ से ही यही बात बोली गई थी, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आगे दिया गया है एक प्रिंट एंड डिसेंट से लेकर एक छोटी सी कहानी है जो कि आपको नहीं जाननी है क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं, कहानी है बस। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना रहता तो ये सब मैं आपको सारा बताता, बट हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस हम उसी चीज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आने हैं, ठीक है। द रीडिंग मैनिया, मतलब अब पढ़ने का जुनून लोगों में सवार हो गया क्योंकि लिटरेसी रेट्स जो था वो धीरे धीरे यूरोप में अब बढ़ना शुरू हो गया, 60 से 80% हो गया, देख रहे हो ना, ठीक है। तो आगे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए बुक सेलर्स क्या करते थे? तो बुक सेलर्स एम्प्लॉयड रखते थे सेल्स करने के लिए, जैसे वो पैडलर्स रखा करते थे ताकि वो दूर दूर जाके यानी गांव गांव में जाके किताबों को पहुंचाए और सेल करे, ठीक है। और किताबों में जैसे रिचुअल कैलेंडर्स भी हुआ करता था, बैलेट्स यानी कि लोक कथाएं हुआ करती थी और फॉल्क टेल्स भी हुआ करता था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स को कौन लेकर जाया करते थे, कौन कैरी करते थे, तो पेटी पेडलर्स, उनका क्या नाम था? उनका नाम था चैपमैन। एंड यहाँ पे दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ लो, उनकी किताबों की जो प्राइस थी बहुत कम हुआ करती थी ताकि जो गरीब लोग थे वो भी खरीद सके। वहीं फ्रांस का बात किया जाए तो ब्लूक सस्ती किताबें हुआ करती थी, छोटी सी, इसकी जो पेपर की क्वालिटी थी वो बहुत बेकार सी थी और इनमें ब्लू कलर का कवर भी था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता था, है, ठीक है। इस ब्लूक में रोमांसेस वाली चीज़ें हुआ करती थी 4 से 5 पेज तक की, तो इसको याद रख लेना। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन ये याद रख लेना, ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ये किसने कहा था? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। ये दो चीज़ याद रखना, ये दोनों चीज़ जो है वो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफ़ी बढ़ावा दिया, कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आता ही है। तो इसके लिए 3 तर्क हैं, मतलब 3 आर्गूमेंट्स हैं। प्रिंट कल्चर ने रिवॉल्यूशन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, तो इसके लिए 3 तर्क हैं। पहला आर्गूमेंट दिया हुआ है कि प्रिंट के वजह से ही इनकी बातें जो है ना वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज तक पहुंची थी, प्रिंट की वजह से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी तक पहुंच पाई थी। जो राइटिंग बुक्स हुआ करती थी वॉल्टेयर और रोसो की, तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा, ठीक है। और ये जो वॉल्टेयर और रोसो हुआ करते थे ना, ये किंग के रूल के बारे में बताते थे कि किंग जो रूल कर रहा है उनको रूल नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी मतलब कानून सबके लिए एक समान होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो थे वो ये जो है लिखा करते थे। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी तक पढ़ी, ठीक है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए काम दिया ना, ये पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क है कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, प्रिंट जो है एक नई कल्चर जो है डायलॉग और डिबेट की क्रिएट करी है, जिसमें ओल्ड वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वेयर रीइवैल्यूएटेड। ये बस पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड थर्ड है कि जो प्रिंट कल्चर है इसके वजह से राजाओं का मजाक बनने लगा, उनका कार्टून बनने लगा, या फिर हम कह सकते हैं कैरिकेचर बनने लगा, मतलब इंसानी कार्टून को ही हम कैरिकेचर कहते हैं, तो ये बनना शुरू हो गया था, ठीक। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 आर्गूमेंट हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो प्रिंट कल्चर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। याद रख लेना, एग्जामिनेशन में आते ही हैं।
नेक्स्ट आगे अब यहाँ पे द 19th सेंचुरी को लेकर दिया गया है, इसमें चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स को लेकर दिया गया है कि ये लोग किताब पढ़ते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते होंगे। जैसे जो वुमेन्स थी वो पैनी मैगजीन्स हुआ जो थी वो पढ़ा करती थी, ठीक है। एक यहाँ पे दिया गया जेन ऑस्टेन एंड ब्रॉन्ड सिस्टर जॉर्ज एलॉयट वेयर द फेमस वुमेन नोवेलिस्ट। तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा शायद बतानी चाहिए इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि नेमिंग में भी एग्जामिनेशन में आ जाए। तो अगर पूछ दे कि फेमस वुमेन नोवेलिस्ट कौन सी थी, तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पर भी दिया गया है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इससे पहले हम गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे दिया गया है रिचर्ड एम हो, इन्होंने इन्वेंट किया एक पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो कि 6000 पेजेस को 1 घंटा में प्रिंट कर सकती थी। समझ सकते हो आप, ठीक है। जो कि इससे ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रिंटिंग होती न्यूज़पेपर के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस को इन्वेंट कौन किया था। रिचर्ड एम हो ने। 1 घंटे में वो कितनी कॉपियाँ तैयार कर सकता था, प्रिंट कर सकता था? 6000। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पे ये सब उतना फिर ज़रूरी नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इसमें हमें याद रखना है ये वाली चीज़ें, ये वाला कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक की क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स किताबें हुआ करती थी वो पाल्म लीव्स में हुआ करती थी या फिर हैंडमेड पेपर हुआ करता था। दे वेयर नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, उनको हर दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और नाजुक थी, वो टूट सकती थी। अब किस तरह से जो प्रिंट है वो इंडिया में आया, तो इसको लेके देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट हमने बना दिया है कि गोवा से वो तमिल गया, तमिल से मलयालम, मलयालम से वो इंग्लिश। तो ये आपको दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में जो प्रिंट है वो उसकी छपाई हुई थी, किस किस लैंग्वेज में, वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ पे आई? गोवा में। किसके साथ आई थी? पोर्टुगीज मिशनरीज के साथ 16th सेंचुरी में। सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ आई? गोवा में। इस चीज़ को याद रखना, कोंकणी लैंग्वेज में आई थी उस समय पोर्टुगीज मिशनरीज के थ्रू। फिर आगे है जेसेस्ट प्राइस्ट लर्न कोंकणी। जो जेसेस्ट प्राइस्ट है उन्होंने कोंकणी सीखी एंड प्रिंटेड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कुछ किताब भी प्रिंट किए। इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट फिर एक ये भी है, कैथोलिक प्राइस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन। क्वेश्चन आ सकता है कैथोलिक प्राइस्ट के तरफ से कौन सी पहली तमिल बुक प्रिंट की गई, मतलब कौन सी किताब जो है प्रिंट की गई और कहाँ पे प्रिंट की गई, या फिर तमिल बुक किसने सबसे पहले प्रिंट करी? तो कैथोलिक प्राइस्ट में। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपका ये भी आ सकता है कि पहली मलयालम बुक कब प्रिंट हुई थी? तो 1730 में। फिर दिया गया है कि 1674 तक करीब 15 बुक्स जो था वो कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में प्रिंट हो चुका था। 1710 तक डच प्रोटेस्ट मिशनरीज जो थे वो करीब 32 तमिल बुक्स जो थे वो प्रिंट कर चुके थे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये आपका पहला नहीं, ये नहीं, एक ये वाला इम्पॉर्टेंट था, मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ। एक ये वाला इम्पॉर्टेंट है और एक ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ खास करके याद रख लेना एंड इसको भी कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला, जेम्स अगस्टस हिक्की ने द बंगाल गैजेट जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर है, इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि हर किसी के लिए यह एक खुली व्यावसायिक पत्रिका है जो किसी के प्रभाव में नहीं है, ठीक है। ये जेम्स अगस्टस हिक्की की तरफ से बंगाल गैजेट एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, ठीक। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे पहले कौन से इंडियन थे जिन्होंने बंगाल गैजेट स्टार्ट किया, अगर इंडियन पूछे तो आपको लिखना है गंगाधर भट्टाचार्य। बंगाल गैजेट देखो ऊपर में भी था, बंगाल गैजेट ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर है, लेकिन ये इंडियन नहीं है। जेम्स ऑगस्टस की ये इंडियन नहीं है। लेकिन अगर इंडियन पूछ दे पहले इंडियन कौन थे, तो आपको गंगाधर भट्टाचार्य लिखना है, ठीक है। अगर पहला पूछे तो जेम्स अगस्टस हिक्की और इंडियन आ गया तो गंगाधर भट्टाचार्य। दोनों में अंतर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये जो गंगाधर भट्टाचार्य थे राजा राम मोहन राय के बहुत करीब थे। अगला एक टॉपिक है जिसमें आपको ये याद रखना है कि 1821 में
राजा राम मोहन राय ने एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। VVI क्वेश्चन रट लो, एग्जामिनेशन में छपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा संवाद कौमुदी ये किसने पब्लिश किया था, ये बुक किसने पहले पब्लिश किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, फिर 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए, जमाई जहांनामा और शमसुल अकबर, इसको भी याद रख लेना। और एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार भी 1822 में पब्लिश हुआ था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि मुस्लिम ने प्रिंट कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ कहानी है, जैसे उलेमा वेयर डीपली एनेक्सियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। जो उलमा थे वो मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अच्छा, उलेमा कौन है, तो इस्लामी कानून और शरिया का जो विद्वान होता है ना, उसको उलमा कहा जाता है। तो ये क्या था ना, मुस्लिम लोगों का जो कोलैप्स हो रहा था उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कहानी दी हुई है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि 1810 में तुलसीदास ने एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम था रामचरितमानस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा। रामचरितमानस फेमस बुक किसने लिखा, तुलसीदास ने। कब लिखा, 1810 में। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि अमर जवान विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876। अमर जवान ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये कब पब्लिश्ड हुई थी, 1876 में। इसको याद रखना। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में, तो बंगाली लैंग्वेज में, इसको ध्यान में रखना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि 1871 में ज्योतिबा फूले ने एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें डिस्क्राइब किया गया था कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद BR अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र में, और EV रामास्वामी नायकर नोन एज पेरियर इन मद्रास, इन दोनों ने मिलकर कास्ट सिस्टम पे एक किताब लिखी थी और अपनी व्यूज़ जो थी वो एक्सप्रेस की थी। तो ये याद रख लेना। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि सेंसरशिप क्या होता है। तो बोलने पर रोकना, जैसे अखबारों में अगर आप देखते होगे कि लोग कुछ भी छाप सकते थे, तो कुछ भी आप नहीं छाप सकते हो, उसके लिए एक लिमिटेशंस होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे सेंसरशिप का वही मतलब होता है। एंड आपको ये याद रखना है कि 1878 में वर्निकुलर एक्ट पास हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको याद रखना ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड आपको फिर ये याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक आर्टिकल लिखी है केसरी न्यूज़पेपर। तो ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। केसरी न्यूज़पेपर किनके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि लिखे थे 1907 में। एंड एक लास्ट आपको बस ये याद रखना है कि गांधी जी की तरफ से 1922 में ये बोला गया था, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये चैप्टर भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए कमेंट करना, आगे मैं आप लोग को करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।